हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्योग्राफी फॉर ऑल। आज फ्राइडे है और आज मैं करंट अफेयर्स के एक टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। और आज के वीडियो से मैंने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। वीडियो के अंत में परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं शामिल करूँगी, जो हो सकता है परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स का आगे से मेरा जो भी वीडियो होगा उसमें वीडियो के अंत में एक छोटा सा परीक्षोपयोगी एक तथ्य शामिल किया जाएगा। तो आप इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना और इससे संबंधित जो विशेषताएं हैं, जो महत्व है इस परियोजना का, वो हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अभी सबसे पहले देखते हैं कि ये क्यों सुर्खियों में है। सुर्खियों में है क्योंकि हाल में 10 जुलाई 2020 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 750 मेगावाट की रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया और इसलिए ये सुर्खियों में है। और इसमें जो है सौर ऊर्जा जो है 21वीं सदी की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा निश्चित, शुद्ध और सुरक्षित है। ये हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्लोगन दिया, सोलर पावर इज श्योर, प्योर एंड सिक्योर। श्योर है, सुनिश्चित है, शुद्ध है और सुरक्षित भी है। और ये जो है भारत का लक्ष्य है कि 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज से, एनर्जी सोर्सेज से 175 गीगावाट की स्थापित क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करना है भारत को। तो इसके लिए भारत प्रतिबद्ध है और इस 175 गीगावाट में भी 100 गीगावाट की एनर्जी जो है वो सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता से प्राप्त होगा, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से प्राप्त होगा। तो ये 100 गीगावाट की सौर ऊर्जा का प्राप्त करने का लक्ष्य है 2022 तक। तो इस दिशा में, ये लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में ये परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम है। और ये परियोजना जो है किस मंत्रालय से संबंधित है? ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और इसमें एक ग्राफ है, इसमें हम देख सकते हैं ये 175 गीगावाट 2022 तक ये हमें प्राप्त करना है, ये लक्ष्य इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का। इसमें भी देखते हैं किस सोर्स का कितना हिस्सा है। तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो सोलर एनर्जी का है, 57% हिस्सा जो है वो सोलर एनर्जी का है। दूसरा बड़ा हिस्सा जो है वो विंड एनर्जी का है, 34%। तीसरा जो है वो बायोमास का है, 6%। और चौथा जो है वो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का है, जो कि 3% है। तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो सोलर पावर का है। सोलर पावर की बहुत अधिक क्षमता है भारत में। तो भारत, क्योंकि ये एक रफ स्केच है भारत का, एक ये समझने के लिए, ये भारत का रफ स्केच है। तो अगर ध्यान होगा तो ये भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है ये ट्रॉपिकल क्षेत्र में आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और उत्तरी हिस्सा जो है वो टेम्परेट रीजन में आता है, शीतोष्ण क्षेत्र में आता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है ये यहाँ पर सौर ऊर्जा की बहुत अधिक उपलब्धता है और सोलर पावर की यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ से प्राप्त करने की। तो इसलिए सोलर पावर को सबसे अधिक जो है महत्व दिया गया है। तो रीवा परियोजना में इस पूरे क्षेत्र को प्योर एंड क्लीन एनर्जी का एक बड़ा केंद्र बनाने की क्षमता है। ये पूरा रीवा में बनने से क्या होगा कि इसमें एक यहाँ मैप में देखते हैं रीवा कहाँ पर
अवस्थित है इसका लोकेशन। तो ये इसका लोकेशन है, ये मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में यहाँ पर ये रीवा है, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में। और इसके चारों तरफ यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश तो है ही। तो इस पूरे क्षेत्र को प्योर एंड क्लीन एनर्जी का एक बड़ा केंद्र बनाने की क्षमता है, क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है। और प्योर एंड क्लीन एनर्जी यानी कि शुद्ध और साफ ऊर्जा का स्रोत। तो जनरली एक टर्म है रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी। तो ये जनरली जो है एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो हमेशा क्लीन एनर्जी सोर्सेज होंगे। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं सोलर पावर, विंड पावर, बायोमास से प्राप्त ऊर्जा और स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट से प्राप्त ऊर्जा। तो ये हमेशा क्लीन ऊर्जा के स्रोत होंगे, क्लीन एनर्जी सोर्सेज होंगे, क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन क्लीन एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो कोई आवश्यक नहीं है कि हर बार रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हों, क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं सीएनजी है या एलपीजी है, तो ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज नहीं है। तो इसलिए, लेकिन सौर ऊर्जा जो है वो प्योर भी है, क्लीन भी है और रिन्यूएबल भी है। तो इस मामले में और इसकी लोकेशन ऐसी है कि इस पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। लोकेशन हमने देख लिया और आगे बढ़ते हैं कि इस परियोजना की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो विशेषताएं एक एक करके देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र हो गया है ये, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। और इसके अंतर्गत 2050 मेगावाट की 3 सौर यूनिट्स होंगी, यानी कि हर सौर यूनिट से 250 मेगावाट की बिजली उत्पादित होगी। और ये जो है एक सोलर पार्क में अवस्थित है। सोलर पार्क, तो सोलर पार्क जो है वो उसका कुल क्षेत्रफल जो है 1500 हेक्टेयर है और उसके अंदर 500 हेक्टेयर भूमि पर ये परियोजना अवस्थित है। एक सोलर पार्क है जिसका क्षेत्रफल है 1500 हेक्टेयर और इसमें जो है 500 हेक्टेयर में ये परियोजना अवस्थित है। और इसमें भी फिर 3 यूनिट्स हैं, 250 मेगावाट की एक यूनिट और कुल 750 मेगावाट की परियोजना। सोलर पार्क जो है वो किसके द्वारा विकास किया गया है? इसका सोलर पार्क, इसका विकास जो है रेवा, एक इसके लिए अलग कंपनी बनाई गई, रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड RUMSL, और इसका विकास जो है इसी के द्वारा किया गया है। तो इस पार्क में हो सकता है भविष्य में जो बाकी हिस्से हैं उन पर और परियोजनाएं स्थापित हों। तो ये बहुत विशाल परियोजना है। अभी इसके एक हिस्से का प्रयोग किया गया है। और RUMSL जो है वो संयुक्त उद्यम है किसका? मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक केंद्रीय PSU है। इन दोनों का एक संयुक्त उद्यम है ये कंपनी RUMSL। और इस परियोजना के लिए RUMSL को केंद्रीय वित्तीय सहायता भी दी गई है 138 करोड़ रुपए की। इस परियोजना के संदर्भ में एक टर्म जो है वो यूज हो रहा है, ग्रिड पैरिटी बैरियर। तो ग्रिड पैरिटी बैरियर को तोड़ने वाली देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना है। ग्रिड पैरिटी बैरियर क्या होता है? ग्रिड पैरिटी क्या होती है? बैरियर यानी कि बाधा। ग्रिड पैरिटी क्या होती है? यानी कि जो विद्युत ग्रिड से प्राप्त ऊर्जा है तो उससे वो जिस मूल्य पर मिल रही है उसके बराबर या उससे कम मूल्य पर ऊर्जा का उत्पादन कर पाए अगर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, यानी कि एक जो विद्युत ग्रिड होता है, तो विद्युत ग्रिड होता है तो उसमें सभी स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा सम्मिलित है। जैसे परंपरागत स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा भी सम्मिलित है, जैसे कोयला आधारित संयंत्र है
या प्राकृतिक गैस पर आधारित संयंत्र है, उससे जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, वो भी उस विद्युत ग्रिड में है। और जो रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्स से जो प्राप्त ऊर्जा है वो भी उस ग्रिड में उसमें शामिल है। तो हमेशा अभी तक क्या होता था कि रिन्यूएबल जो स्रोत हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, उनसे जो विद्युत उत्पादन होता था उसका मूल्य अधिक होता था, और विद्युत ग्रिड में जो ऊर्जा होती थी उसका मूल्य कम होता था। अब जो है ये इस बैरियर को, इस बाधा को इस परियोजना ने तोड़ दिया है, और जो विद्युत ग्रिड में जितने मूल्य पर विद्युत बिजली उपलब्ध है उससे उसके बराबर या उससे कम पर इस स्रोत सौर ऊर्जा से भी प्राप्त जो ऊर्जा है वो उपलब्ध होगी। तो इसने क्या किया है कि अभी तक क्या था कि 2017 के पूर्वार्ध में प्रचलित क्या था, जो मूल्य था प्राइस पर यूनिट, जो 4.5 रुपये प्रति यूनिट सौर परियोजना टैरिफ होती थी। तो इसने पहले वर्ष में ही 2.97 रुपये प्रति इकाई की टैरिफ का स्तर प्राप्त किया है, और मतलब काफ़ी कम कीमत पर ये बिजली उपलब्ध कराएगी परियोजना, और जो कि विद्युत ग्रिड से प्राप्त बिजली के बराबर या उससे कम मूल्य होगा। तो इसलिए पैरिटी होगी, बराबरी होगी दोनों से प्राप्त ऊर्जा में। और अगले 15 वर्षों में कुछ प्राइस एप्रिसिएशन होता है, जो कि मामूली प्राइस एप्रिसिएशन होगा 15 वर्षों में। 5 पैसे 0.05 रुपये प्रति यूनिट, यानी कि 5 पैसे प्रति यूनिट की दर से टैरिफ में वृद्धि की व्यवस्था है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कम लागत पर रिन्यूएबल सोर्सेस से कम लागत पर ऊर्जा का उत्पादन कर पाना। दूसरा इसका महत्व इसलिए है कि इसमें रिस्क रिडक्शन के फैक्टर को महत्व दिया गया है। जो ऊर्जा उत्पादक होते हैं तो उनके लिए, या कोई भी जो उद्यम करते हैं उनके लिए रिस्क फैक्टर होता है, जोखिम होता है। तो इसको कम करने के उद्देश्य से इसमें एक अलग भुगतान सुरक्षा प्रणाली अपनाई गई है, जिससे उनको लॉस ना हो। और जो इतना अच्छा मॉडल है कि इसकी अनुशंसा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अन्य राज्यों को भी की है कि ये एक मॉडल प्रणाली है और इसको अन्य राज्य भी अपना सकते हैं। अगला इसका महत्व, ये पहली बार हुआ है कि एक ऐसी पहली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना है जो राज्य के बाहर के किसी संस्थागत ग्राहक को भी बिजली की आपूर्ति करेगी। इंस्टीट्यूशनल कस्टमर, जो कि दिल्ली मेट्रो है। तो दिल्ली मेट्रो जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, तो इसको एक कस्टमर है, इसको बिजली की काफ़ी मात्रा में आवश्यकता है, तो इसको ये बिजली की आपूर्ति करेगी। और राज्य के बाहर है क्योंकि इसका के उत्पादन का स्केल और एक इकोनॉमिक इसका प्राइस है, तो इसलिए ये जो है ये इसको बिजली की आपूर्ति करेगी। और ये दिल्ली मेट्रो जो है वो 24% हिस्सा इस ऊर्जा का प्राप्त करेगी, और शेष जो 76% ऊर्जा है वो मध्य प्रदेश के डिस्कॉम को दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को दी जाएगी, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में बिजली का वितरण करते हैं। अगला महत्व क्या है, ये भी पहली बार हुआ है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा परियोजना है जिसने क्लीन टेक्नोलॉजी फंड CTF से वित्तीय सहायता प्राप्त की है। और किस दर पर प्राप्त की है, ये विश्व बैंक के द्वारा 40 वर्षों की अवधि के लिए 0.25% की दर पर उपलब्ध हुआ है ये वित्तीय सहायता। और CTF के बारे में कुछ यहाँ पर है इंफॉर्मेशन। CTF क्या है, वो ऐसी तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है जो निम्न कार्बन तकनीकों के प्रदर्शन, कार्यान्वयन और हस्तांतरण जिसमें हो, और जिसमें लंबी अवधि में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी लाने की क्षमता हो। तो इस परियोजना में इसने ऐसी क्षमता देखी कि ये लंबी अवधि में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में
कमी ला सकता है, तो इसलिए इसको ये सहायता प्रदान की गई है। और कितनी कमी होगी, ये जो अनुमान एक लगाया गया है इस परियोजना से, तो कार्बन एमिशन रिडक्शन कितना होगा, तो ये प्रतिवर्ष 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन कम करने में सहायता मिलेगी। जो भविष्य है वो क्लीन एनर्जी का ही है, वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का ही है, क्योंकि जो और इसमें जो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि जो देश ऐसी टेक्नोलॉजी का में इनोवेशन कर रहे हैं, जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो इसमें इसको कार्यान्वित भी कर रहे हैं, तो वो और इस टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो वो पर्यावरण के शुद्धिकरण में भी वो अपना योगदान दे रहे हैं और अपने आर्थिक स्तर को भी अच्छा करने में उसमें सफल हो रहे हैं। तो ये इसलिए जो भविष्य है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का भी है, और जो देश इसमें जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे वो उतने ज़्यादा सफल होंगे। तो भारत भी इस दिशा में प्रयत्नशील है और एक एक करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। ये एक ग्राफ है, इसमें हालांकि ये थोड़ा सा पुराना है, 2016 का है, और इसमें जो कार्बन उत्सर्जन है पर कैपिटा उसका ग्राफ है इसमें। तो सबसे ऊपर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, इसमें सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जन करने वाले देश में आता है, 14.95 मीट्रिक टन। फिर कनाडा का स्थान है, दक्षिण कोरिया है, रशिया है, जापान है, नीचे चाइना भी है, और भारत का स्थान वैसे काफ़ी नीचे है, लेकिन भारत अभी से इस दिशा में प्रयत्नशील है, तो भविष्य के लिए अच्छी शुरुआत है। और इसका एक महत्व ये भी है कि इसको वैश्विक स्तर पर एप्रिसिएशन मिला है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। इस परियोजना को किसके लिए किया गया है? नवाचार, इनोवेशन, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और उत्कृष्टता के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट्स अवार्ड से इस परियोजना को प्राप्त हो चुका है। और इसे एक पुस्तक है, ए बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगनिंग्स, इस नाम की पुस्तक है। इसमें इस परियोजना को स्थान मिल चुका है, यानी कि इसमें इस परियोजना का उल्लेख किया गया है। एक मैप है इसमें जो इस तरह की सोलर पार्क परियोजनाएं चल रही हैं, तो पूरे देश में वो हैं, उनका लोकेशन है, जो कि आगे चल के धीरे धीरे सब पूरी होंगी। तो इसमें देखते हैं, ये तो रेवा है, ये रेवा है। इसके अलावा राजस्थान में एक भादला है, गुजरात में धोलेरा है, आंध्र प्रदेश में 3 हैं, कुर्नूल, कडप्पा और अनंतपुरम। ये जो है 3 सोलर पार्क परियोजनाएं जो हैं वो आंध्र प्रदेश में चल रही हैं, और एक पावागढ़ है कर्नाटक में। यहाँ पर ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनका लोकेशन और इनका नाम। और एक तमिलनाडु में है अदानी कमुथी, तो यूटिलिटी स्केल सोलर पार्क्स हैं ये। तो इसमें भी आप ध्यान दे सकते हैं कि ये यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य से, तो यहाँ इसके उत्तर में ये टेम्परेट रीजन है, शीतोष्ण क्षेत्र है, और इसके दक्षिण में ट्रॉपिकल रीजन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जहाँ सौर ऊर्जा की उपलब्धता निश्चित रूप से इस क्षेत्र के मुकाबले अधिक है। और इसी सौर ऊर्जा को जो है यूज़ करने के लिए, इसको वेस्ट ना होने देने के लिए इधर जो है ये परियोजनाएं दक्षिणी भाग में अधिक लगाई गई हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज के तथ्य की ओर। आज का तथ्य क्या है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, कि अभी हाल में करीब 5-6 दिन पहले एक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअली यानी कि इनॉग्रेशन किया एक विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला का, वर्ल्ड लेवल हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। और ये कहाँ पर किया गया है? आनंद, गुजरात में, जो कि डेयरी इंडस्ट्री के लिए भी मशहूर है, अमूल के लिए मशहूर है, अमूल का नाम सुना होगा आपने। तो ये और इसकी स्थापना की गई है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB
एनडीडीबी के द्वारा एनडीडीबी और राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से इस प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, नेशनल बी बोर्ड। और कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने 2 वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन को मंजूरी दी है। तो ये एक फैक्ट है जिसको याद रखना है। विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना हुई है आनंद, गुजरात में। तो आज के वीडियो में यहीं तक। आशा है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके काम के तथ्य होंगे इसमें। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ट्यूसडे को ज्योग्राफी के एक टॉपिक के साथ। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे आगे वीडियोस ला सकूं। तब तक के लिए, अगले ट्यूसडे तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।